जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें ये अभी भी संदेह है कि पाकिस्तान का कहीं न कहीं उसमें है असर। ये खुफिया विभाग के तहत जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर। ये जमात-ए-इस्लामी की जो बात कर रहे थे और इसीलिए छात्र बहुत सजग हैं और छात्र चाह रहे हैं कि ये स्थिति न बने कि बांग्लादेश में जो है कट्टरपंथी हावी हो जाएँ, इसलिए वो छात्र जो है मंदिरों के बाहर और जो है हिंदुओं के घरों के बाहर भी पहरेदारी कर रहे हैं। इवन ये खबर आ रही है कि वहाँ जो है ट्रैफिक व्यवस्था पे को भी कंट्रोल कर रहे हैं ये छात्र नेता, छात्र। लेकिन फंडामेंटलिस्ट तो हर जगह है। जैसे भारत में ढेर सारे ट्रोलर ट्रोलर हैं जो खबर फैला रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ फलाना किया जा रहा है, वहाँ वहाँ भी हो रहा होगा, वहाँ भी अब वैसे ही लोग हैं, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह फंडामेंटलिस्ट एक स्वभाव के होते हैं। ट्रोलर ढेर सारे हैं जो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि स्थितियाँ जो है बांग्लादेश में नियंत्रण में है? भारत का क्या लाभ-नुकसान इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है? धन्यवाद धनंजय जी। जो बांग्लादेश में हुआ है वह भारत के अनुकूल तो नहीं है। भारत के दोनों तरह के संबंध हैं। एक तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ही शानदार है बांग्लादेश के साथ। बड़े पैमाने पर विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े पैमाने पर लोग रोजगार के लिए जाते हैं और 4,000 किलोमीटर से अधिक की एक सीमा है भारत के साथ, उसकी जमीनी सीमा है और व्यापार बहुत जबरदस्त है। माने बांग्लादेश उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां भारत से व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, माने निर्यात होता है, आयात की संख्या बहुत कम है, आयात की मात्रा कम है। तो एक जो बांग्लादेश की भूमिका रही है जब शेख हसीना सत्ता में आई कि जो उग्रपंथियों से निपटने की या कट्टरपंथियों से निपटने की या भारत विरोधियों से निपटने की वो बहुत उल्लेखनीय रही है। लेकिन बाद के दिनों में जो बांग्लादेश की स्थितियां बनती चली गई उसके लिए बहुत कुछ वहां की सरकार जिम्मेदार है। आप अगर जन भावनाओं को महसूस नहीं करेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे तो स्थितियां आपको देखनी पड़ सकती है। कट्टरपंथियों के या जमात जैसी पार्टियों के सत्ता में आ जाने की आशंका कम इसलिए नजर आ रही है कि वहां के विद्यार्थी और विद्यार्थी नेता इस मामले को लेकर सजग हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की सरकार कोई बन नहीं सकती। आप सीधे चुनाव कराइए या सरकार अंतरिम सरकार कैसी होगी उसमें उन छात्र नेताओं की दखलंदाजी होगी, उनके बिना सहमति की सरकार नहीं बनेगी। और उन्होंने साफ कहा है कि बीएनपी और जमात जैसी पार्टियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है इस तरह के कमजोर स्थितियों में। पाकिस्तान जैसे विरोधी और आईएसआई जैसे संगठन उसमें भूमिका अदा करते ही करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे ये संभव नहीं था। वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे ढाका के शहरों में या देश के अन्य हिस्सों में, यह भी संभव नहीं था। उनको वहां पे पांव जमाने के लिए अगर जगह मौका भी दिया तो बांग्लादेश की सरकार ने दिया, शेख हसीना की सरकार ने दिया। अगर आप आंदोलनों को बढ़ने देंगे, आंदोलनों के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे, आंदोलनकारियों के प्रति आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वह आपके पक्ष में नहीं जाएगा। यह जो कुछ भी घटित हो रहा है, एक आप ये सोचिए कि शेख हसीना उस देश में लोकतंत्र के मसीहा के रूप में सामने आई। मेजर जनरल जियाउर रहमान की सत्ता को हटाने, खालिदा जिया को सत्ता से बाहर करने, आम चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने, चुन करके प्रधानमंत्री बनने और लगातार सरकार को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा योगदान है शेख हसीना का। लेकिन उसी देश में शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा और लोग सड़कों पर निकल आए इस अपने सीने पर ये लिख करके कि मेरे ऊपर गोली चलाओ। ये सामान्य बात नहीं थी। इस तरह के लोग प्लांटेड नहीं हो सकते। इस तरह के ये लोग अपनी सड़कों पर जो निकलने के बड़े कारण थे। और मैं जैसा जो इसमें एक प्रमुख कारण था रिजर्वेशन की बात, तो एक कह सकते हैं आप वो चिंगारी थी जो लोगों को एक ज्वाला में बदलने लगी। लेकिन वहां पे आग धधक रही थी,
लोगों के मन में पहले से भी, क्योंकि इस मसले और इस रिजर्वेशन के मसले की शुरुआत तो हाईकोर्ट के ऑर्डर से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आरक्षण खत्म करने के सवाल को लेकर के शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना हटाओ के आंदोलन परिवर्तित हो जाए, यह निश्चित रूप से राजनीतिक विश्लेषणों के लिए बड़ा सवाल। एक ऐसी सरकार जो पिछले 15 सालों में देश को, जो बांग्लादेश की सरकार थी, बांग्लादेश को एक सबसे गरीब राष्ट्र के रूप में गिनती होती थी, उसको दुनिया के पैमाने पर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में बदला। तमाम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित किया, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर अपने उत्पाद को पहुंचाया, एक आर्थिक विकास की गति पकड़ी। लेकिन आर्थिक विकास अगर आपका आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं, उसका लाभ नहीं पहुंचता, गोया कि अगर उसमें रोजगार सृजन की संभावनाएं कम होती हैं, तो आर्थिक विकास से बहुत लोग प्रभावित नहीं होते। आपके आंकड़े तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप उसकी व्याख्या बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपने आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उस अर्थव्यवस्था के आकार के बढ़ने से रोजगार के अवसर नहीं बनते हैं, तो लोगों के मन में नाराजगी होती है। यह बांग्लादेश में साबित हुआ है और दुनिया के कई देशों में साबित हुआ है। इस स्थिति को शेख हसीना ने समझने में, या ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो इस महत्वपूर्ण पहलू को उनके शासनकाल में लोगों ने इग्नोर किया। तीसरी चीज, अब अगर आप लोगों के बातों को, अगर आप रोजगार के अवसर नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से यह होगा कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होंगी उनको आप कमजोर करेंगे, क्योंकि लोग रोजगार मांगेंगे और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लोगों का दमन होगा। तो अभिव्यक्ति की बात को खत्म करेंगे, आप सिविल सोसाइटी का दमन करने का प्रयास करेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और केवल अपनी बात लादने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में एक और भी जो राजनीतिक रूप से किसी भी सरकार के लिए या किसी भी शासन के लिए गलती हो सकती है, वह है कि विपक्ष का न होना। लगभग विपक्ष का सफाई कर दिया था शेख हसीना ने, विपक्ष के नाम की कोई चीज नहीं थी। अधिक हजारों लोग जेलों में बंद थे, जो हालांकि दोनों विपक्षी पार्टियां ऐसी थी जिसको कुछ जिनको लेकर के आम आदमी में भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, चाहे बीएनपी हो चाहे जमात हो, चाहे मेजर जनरल इरशाद की पार्टी रही हो, इनको लेकर के लोगों को उत्साह नहीं था। लेकिन एक सिविल सोसाइटी में जो भूमिका अदा करती है, उसको भी शेख हसीना ने अपने देश में रहने नहीं दिया था। तो यह जो विपक्ष का न होना है, जिससे लोगों की बातों को लोग अपनी बात को कह सकें, यह भी एक बड़ा कारण बना कि मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों का हनन, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन, इसने भी लोगों को बहुत उत्तेजित किया और प्रेरित किया। शेख हसीना ने कोई श्रेय दिया जाना चाहिए एक बेहतर बांग्लादेश बनाने का, लेकिन अपने आप को सब कुछ मान लेने की जो गलती कोई भी सत्ताधीश बार बार चुने जाने के बाद कर ले, उसके मन में आ जाती है, वह गलती शेख हसीना से हुई। दूसरी चीज, अगर आप जनमत को अपने अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे, 40% मतदान पर चुनी हुई सरकार, विपक्षियों की गैर भागीदारी के से चुनी हुई सरकार, लोगों के आक्रोश के बावजूद सत्ता में आने की कोशिश, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो एकत्रित होते चले गए और वह शेख हसीना के सत्ता से अलग, बल्कि बहुत ही अमर्यादित और बल्कि अपमानजनक स्थिति में हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के लिए अंतिम बात कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं कि हम अपने पड़ोसियों से, कई देशों से घिरे हुए हैं जहां हमारे संबंध बहुत तनावपूर्ण है। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ढेर सारी समस्याओं का जो लंबे समय से पेंडिंग लंबित पड़े हुए थे, उनका समाधान भी किया शेख हसीना ने। उस देश में इस तरह की स्थिति का बनना और वहां से निर्वासित प्रधानमंत्री के भारत में आ जाना, यह बड़ा डिप्लोमेटिक एक चुनौती का समय है कि क्या निर्णय लिया। आप ढाका की नई सरकार जो आने वाली है, उसके साथ आपके क्या संबंध होंगे और उन संबंधों के बीच में शेख हसीना को आप किस हद तक राजनीतिक क्षण दे पाएंगे, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती मैं मानता हूं भारतीय डिप्लोमेसी के लिए है।